टू दिस ट्यूटोरियल। प्रीवियस क्लास में हमने स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया या बैक्टीरिया की संरचना पढ़ी थी। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि बैक्टीरिया के बाहर कैप्सूल उपस्थित होता है जो पॉलीसेकेराइड का बना हुआ होता है। इस कैप्सूल के आधार पर इसे कैप्सुलेटेड एंड नॉन कैप्सुलेटेड में विभाजित किया था। कैप्सुलेटेड वो होते हैं जिनके बाहर पॉलीसेकेराइड की कोटिंग होती है और ये स्वभाव में उग्र होते हैं। इसके अलावा जो दूसरे टाइप के बैक्टीरिया थे नॉन कैप्सुलेटेड, उसके बाहर पॉलीसेकेराइड की कोटिंग नहीं होती है और वो रोगजनक भी नहीं होते हैं और वो अनुग्र होते हैं, जबकि कैप्सुलेटेड उग्र होते हैं। ठीक है, फिर हमने उसकी सेल वॉल पे बात करी थी कि सेल वॉल म्यूकोपेप्टाइड की बनी हुई होती है और उसके आधार पर भी हमने उसे दो भागों में बांटा था, ग्रामग्राही व ग्राम अग्राही। ग्रामग्राही में पेप्टिडोग्लाइकन की मात्रा अधिक होती है और यह समांगी प्रकृति के होते हैं और इसमें टिकोइक अम्ल पाया जाता है, जबकि ग्राम अग्राही में पेप्टिडोग्लाइकन की मात्रा कम होती है, टिकोइक अम्ल कम उपस्थित होता है और वो विषमांगी प्रकृति के होते हैं। फिर हमने इसके सेल मेम्ब्रेन पे बात की थी, तो वह सेल वॉल के नीचे सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है, यह त्रिस्तरीय होती है। उसके अलावा हमने उस पर पढ़ा था कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है उस पे अंतर्वलन युक्त उभार युक्त संरचनाएं होती है जिन्हें कहते हैं मिजोसोम, जिनका कार्य क्या होता है, श्वसन करने का। फिर हमने कोशिका झिल्ली के बाद में हमने क्या पढ़ा था, कोशिका द्रव्य एवं कोशिकांग। उसके अंदर हमने सबसे पहले पढ़ा था मिजोसोम। तो मिजोसोम की खोज किसने की थी, एफ जेम्स ने। मैंने आपको पहले वाली क्लास में बता दिया कि मिजोसोम की खोज एफ जेम्स ने की थी और ये मिजोसोम के क्या फंक्शन होते हैं या ये कितने प्रकार के होते हैं। तो मिजोसोम की खोज एफ जेम्स ने की थी और ये मिजोसोम दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, परिधीय और केंद्रकीय। ठीक है, जो परिधीय होते हैं वो परिधि की तरफ होते हैं और आंतरिक भित्ति में वलन के कारण उत्पन्न होते हैं और इनमें श्वसन संबंधी एंजाइम्स पाए जाते हैं, इसलिए वह श्वसन में सहायक होते हैं। जबकि जो केंद्रीय होते हैं वो कोशिका द्रव्य में गहराई में स्थित होते हैं, मध्य की ओर होते हैं और ये न्यूक्लियोइड या केंद्रकाभ से, न्यूक्लियोइड क्या है, जो बैक्टीरियल कोशिका है या बैक्टीरियल सेल है उसका आनुवंशिकी पदार्थ है केंद्रकाभ, तो वह केंद्रकाभ से संबंधित होती है और कोशिका विभाजन में सहायक होते हैं। ठीक है, फिर हमने उसके बाद में आपके पढ़ा था राइबोसोम। तो मैंने राइबोसोम बताया था कि 70S प्रकार के राइबोसोम्स होते हैं। ये जो 70S प्रकार के राइबोसोम्स होते हैं वो 50S प्लस 30S विन्यास में अरेंज होते हैं, मीन्स स्मॉल एंड लार्ज सब यूनिट में डिवाइड होते हैं। फिर मैंने बताया था कि ये जो राइबोसोम्स होते हैं ये मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। ठीक है, और क्या कार्य करते हैं, प्रोटीन संश्लेषण का। देन मैंने बताया था आपको न्यूक्लियोइड या केंद्रकाभ। तो मैंने बताया था कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है या बैक्टीरिया या जीवाणु के अंदर जो आनुवंशिकी पदार्थ होता है वो क्रोमेटिन जैसा होता है, उसे बोलते हैं केंद्रकाभ या न्यूक्लियोइड। केंद्रकाभ, ठीक है, इसी केंद्रकाभ को या क्रोमेटिन युक्त पदार्थ को या क्रोमेटिन जैसे आनुवंशिकी पदार्थ को जीनोफोर भी कहते हैं। फिर मैंने इसमें बताया था किसका, और ये जो न्यूक्लियोइड होता है या केंद्रकाभ होता है इसके चारों ओर केंद्रक झिल्ली का या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का अभाव होता है। ठीक है, और यह पुराने प्रकार का होता है और इसमें
केंद्रिका का भी अभाव होता है। ये केंद्रिका किसमें पाई जाती है? प्रोकैरियोटिक सेल्स के जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर केंद्रिका भी पाई जाती है। फिर मैंने आपको पढ़ाया था प्लाज्मिड, ठीक है। प्लाज्मिड के बारे में मैंने क्या बताया था? सबसे पहले प्लाज्मिड होता क्या है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका या जीवाणु कोशिका में मुख्य आनुवांशिकी पदार्थ के अलावा अन्य आनुवांशिकी पदार्थ भी होता है जो वृत्ताकार होता है और डीएनए से निर्मित होता है, उसे बोलते हैं प्लाज्मिड। तो क्या बोला था? मुख्य आनुवांशिकी पदार्थ के अलावा वृत्ताकार डीएनए से निर्मित संरचना को क्या बोलेंगे हम? प्लाज्मिड। और इस प्लाज्मिड की खोज किसने की? डिस्कवरी या खोज किसने की? वो साइंटिस्ट है लेडरबर्ग ने इस प्लाज्मिड की खोज की थी, ठीक है। फिर मैंने यूँ बताया था आपको कि ये जो प्लाज्मिड होते हैं ये एपिसोम भी कहलाते हैं, ठीक है। तो एपिसोम ये कब कहलाएंगे? जब प्लाज्मिड अपने साथ में किसी क्रोमेटिन पदार्थ को जोड़ लेते हैं। तो ये क्या कहलाएंगे? एपिसोम। तो मैं ये बोलूँ कि प्लाज्मिड जब अपने साथ में क्रोमेटिन युक्त पदार्थ को या क्रोमेटिन को अपने साथ जोड़ता है तो क्या कहलाता है? एपिसोम, ठीक है। या आपके एग्जाम्स में आते हैं कि प्लाज्मिड किसे कहते हैं, एपिसोम किसे कहते हैं, और प्लाज्मिड की डेफिनेशन भी पूछ लेते हैं, इसकी डिस्कवरी भी पूछ लेते हैं। तो एपिसोम क्या होंगे कि प्लाज्मिड जब क्रोमेटिन युक्त पदार्थ या क्रोमेटिन से जुड़ जाता है तो एपिसोम कहलाता है। और इसकी खोज किसने की थी? प्लाज्मिड की लेडरबर्ग ने इसकी खोज की थी। फिर मैंने बताया था कि ये जो प्लाज्मिड होता है, ये जो वृत्ताकार संरचना होती है डीएनए की, इसे बोलते हैं प्लाज्मिड। और इस प्लाज्मिड में कुछ कारक पाए जाते हैं जो अलग अलग कार्य के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो वो फैक्टर्स या कारक कौन कौन से होते हैं? कारक या फैक्टर्स, तो वो कौन कौन से होंगे? एफ फैक्टर, ठीक है, एस फैक्टर और कॉल फैक्टर। तो मैंने आपको बताया था जो एफ फैक्टर होता है वो किसके लिए उत्तरदायी होता है? जनन के लिए या फर्टिलिटी के लिए या फर्टिलाइजेशन के लिए। तो एफ फैक्टर किसके लिए उत्तरदायी होगा? जनन के लिए। फिर होता है आर फैक्टर। तो आर फैक्टर किसके लिए उत्तरदायी होता है? प्रतिरोधकता, ठीक है। तो प्लाज्मिड में एफ फैक्टर जनन के लिए उत्तरदायी होता है, आर फैक्टर प्रतिरोधकता के लिए, और लास्ट होता है कॉल फैक्टर। ये कॉल फैक्टर विशेष प्रकार की प्रोटीन निर्माण के लिए उत्तरदायी होते हैं। और जिस बैक्टीरियल सेल में प्लाज्मिड की प्रेजेंस होती है या उपस्थिति होती है उससे सेल को कहते हैं डोनर, ठीक है, या दाता। तो आपको यूँ पूछ सकते हैं कि डोनर किसे कहते हैं? तो ऐसे बैक्टीरियल सेल जिसमें
यह प्लाज्मिड पाया जाता है वह सेल कौन सी कहलाएगी? डोनर या दाता। ठीक है। और फिर मैंने आपको इसमें बताया था पिगमेंट्स। ठीक है। तो पिगमेंट्स को क्या कहते हैं? वर्णक या पट्टलिका। ठीक है। तो मैंने बताया था कि जो प्रकाश संश्लेषी जीवाणु होते हैं उनमें पिगमेंट्स या लेमेली पाए जाते हैं जिन्हें बोलते हैं क्रोमेटोफोर। ये क्रोमेटोफोर फोटोसिंथेसिस में सहायक होते हैं। ये हरित लवक नहीं होते हैं लेकिन हरित लवक जैसे संरचना होती है। फिर मैंने पढ़ाया था आपको, तो शायद पिछले वाली क्लास में रह गए थे, रिजर्व फूड, जिसे हम बोलते हैं संचित भोजन। ठीक है। तो संचित भोजन कौन कौन से होते हैं बैक्टीरियल सेल में? ग्लाइकोजन कण व वोल्यूटीन कण। ठीक है। तो अब ये ग्लाइकोजन कण और वोल्यूटीन कण कौन कौन से होते हैं? तो जो कण कार्बोहाइड्रेट का संचय करते हैं बैक्टीरियल सेल में, जब कार्बोहाइड्रेट का संचय करते हैं तो वो कण कहलाते हैं ग्लाइकोजन कण। और जो आरएनए का नाइट्रोजन के रूप में संचय करते हैं वो होते हैं वोल्यूटीन कण। तो इसमें जो संचित भोजन होता है वो ग्लाइकोजन कण और वोल्यूटीन कण होते हैं। फिर आज जो मैं नया टॉपिक शुरू कर रही हूँ उसी के अंदर तो मैंने बताया था कि सबसे पहले हम किसकी स्टडी कर रहे थे? स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया, जिसे बोलते हैं जीवाणु की संरचना। अब देखो, तो हमने इस पे किस किस की बात कर ली? सेल वॉल की कर ली, सेल मेम्ब्रेन की कर ली, साइटोप्लाज्म एंड सेल ऑर्गेनेल्स की बात कर ली, यानी कि कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य व कोशिकांग। और फोर्थ कौन सा था? सतही उपांग, जिसे हमने बोला था सरफेस अपेंडेज। तो सतही उपांग, तो सतही उपांग कोशिकाओं में या इन बैक्टीरियल सेल्स में या जीवाणु कोशिकाओं में गमन व जनन के लिए जरूरी होती है। यह किसी सेल में उपस्थित हो सकती है और किसी सेल में अनुपस्थित हो सकती है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कशाभिका, इसे बोलते हैं इंग्लिश में फ्लैजिला। ठीक है। तो कशाभिका की उत्पत्ति कैसे होती है? जैसे कि मैंने आपको बैक्टीरियल सेल पढ़ाई थी तो उसमें मैंने बताया था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, उसके बाहर होती है सेल वॉल, है ना। तो ये मान लो यह है सेल वॉल किसकी? बैक्टीरिया की। और ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली। ठीक है। तो कशाभिका की उत्पत्ति कोशिका झिल्ली पर उपस्थित बेसल बॉडी या आधारकाय
से होती है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या आएगा इसमें, कशाभिका किसी जीवाणु में उपस्थित हो सकती है, किसी में नहीं हो सकती, और ये गमन के लिए और कुछ में जनन के लिए आवश्यक संरचना होती है। तो कशाभिका एक्चुअल में क्या होती है कि कोशिका झिल्ली में उपस्थित आधारीय काय या बेसल बॉडी से कशाभिका की उत्पत्ति होती है। ठीक है, ये जो कशाभिका होती है वो कोशिका झिल्ली के बाहर की ओर निकली हुई होती है। ठीक है, ये कोशिका झिल्ली पर आधार काय है तो इसकी उत्पत्ति यहाँ से हुई और ये यहाँ से बाहर की ओर निकली हुई होती है। ठीक है, ये जो तंतु युक्त संरचना है इसे बोलते हैं कशाभिका। ठीक है, और ये जो कशाभिका होती है वो फ्लैजिलिन प्रोटीन से बनी हुई होती है। भाई ये तो समझ में आ गया कि इसकी उत्पत्ति किससे होती है, बेसल बॉडी से, जो कि कोशिका झिल्ली में होती है। और ये जो बेसल बॉडी होती है यहाँ से ये संरचना कोशिका झिल्ली से बाहर की ओर निकली हुई होती है। और ये जो कशाभिका होती है या फ्लैजिला होती है वो फ्लैजिलिन प्रोटीन से मिलकर बनी हुई होती है। ये तो हो गए इसके मेन पॉइंट्स। अब कशाभिका की उपस्थिति एवं अनुपस्थिति के आधार पर मीन्स जो फ्लैजिला होती है बैक्टीरियल सेल पे, तो बैक्टीरियल सेल पर उपस्थित कशाभिका की उपस्थिति व अनुपस्थिति, एब्सेंस और प्रेजेंस के आधार पर इनको कई भागों में डिवाइड किया गया है। किनको, बैक्टीरिया को। तो कई टाइप होंगे, जैसे कि फर्स्ट में बात करूँगी अट्राइकस, जिसे बोलते हैं अकशाभिक। तो जैसे कि नाम से पता चल रहा है अकशाभिक, अट्राइकस, इस प्रकार के बैक्टीरिया में कशाभिका अनुपस्थित होती है। ठीक है, तो अट्राइकस अकशाभिक बैक्टीरिया कौन से होंगे, जिनमें फ्लैजिला या कशाभिका अनुपस्थित होती है और ये अचल होते हैं। क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया कि कशाभिका का क्या कार्य होता है, गमन में सहायक होती है। तो जब किसी बैक्टीरियल सेल में अगर फ्लैजिला अनुपस्थित है तो बैक्टीरियल सेल क्या होगी, अचल होगी या नॉन मोटाइल होगी। और इसका एग्जाम्पल है लैक्टोबैसिलस। फिर आपके आ जाता है सेकंड टाइप ट्राइकस या कशाभिकी। तो कशाभिकाओं के वितरण के आधार पर या कशाभिकाओं की उपस्थिति के आधार पर कि मीन्स वो कहाँ कहाँ कशाभिकाएं उपस्थित होती है, इसके आधार पर भी कशाभिकी को डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले कशाभिकी क्या होते हैं, जिससे कि नाम से ही पता चल रहा है कि वे बैक्टीरिया जिनमें कशाभिकाएं पाई जाती है तो
वो बैक्टीरिया कौन से होंगे, ट्राइकस या कशाभिकी बैक्टीरिया, ठीक है। और जब कशाभिका होगी तो उनमें गमन होगा तो वो होंगे मोटाइल टाइप के या चल प्रकार के होंगे। अब कशाभिका की उपस्थिति के आधार पर भी इन्हें या उसका वितरण जीवाणु में कहाँ कहाँ होता है उसके आधार पर भी इसको कई भागों में डिवाइड किया है। जैसे कि फर्स्ट है मोनोट्राइकस, जिसे बोलते हैं एक कशाभिकी। तो एक कशाभिकी बैक्टीरिया में क्या होता है, ये है, कंसिडर करो ये एक बैक्टीरियल सेल है, ठीक है। और जब किसी भी एक एंड पर कशाभिका उपस्थित होती है, जैसे कि ये बैक्टीरिया का ए सिरा है और बैक्टीरिया का बी सिरा है, तो जब कशाभिका किसी भी एक सिरे पर उपस्थित होती है, या तो ए या बी, किसी भी एक सिरे पर एक कशाभिका उपस्थित होती है, उसे एक कशाभिकी या मोनोट्राइकस कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है विब्रियो कोलेरी। फिर आता है आपके एम्फीट्राइकस, जिसे बोलते हैं उभय कशाभिकी। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि दोनों एंड्स पे कशाभिकाएं पाई जाएंगी, तो ये एक प्रारूपिक बैक्टीरियल स्ट्रक्चर है। इसमें आप देखना कि जो ये फ्लैजिला होती है वो बैक्टीरिया के दोनों सिरों पे या दोनों एंड्स पर पाए जाते हैं। तो ये कौन सी हो गई, उभय कशाभिकी या एम्फीट्राइकस। जब कशाभिकाओं की उपस्थिति कोशिका के दोनों सिरों पे गुच्छों या बंच के रूप में पाई जाती है, तो उन्हें बोलते हैं उभय कशाभिकी। और इसका एग्जाम्पल है नाइट्रोसोमोनास। और जब इनमें कशाभिका उपस्थित है मीन्स ये चल प्रकृति के होंगे या मोटाइल होंगे। फिर आता है आपके लोफोट्राइकस, इसे बोलते हैं गुच्छ कशाभिकी। गुच्छ, इस प्रकार के बैक्टीरियल सेल में क्या होता है कि कशाभिकाएं किसी भी एंड पे गुच्छों के रूप में पाई जाती है, तो इसे बोलते हैं लोफोट्राइकस या गुच्छ कशाभिकी। और इसका एग्जाम्पल है स्पाइरिलम वॉल्यूटेंस। जब कशाभिकाएं किसी भी एक सिरे पर गुच्छे के रूप में पाई जाती है तो वो बैक्टीरिया कहलाएंगे गुच्छ कशाभिकी या लोफोट्राइकस। और इसका एग्जाम्पल है स्पाइरिलम वॉल्यूटेंस, और ये भी चल प्रकृति के होते हैं। फिर लास्ट एंड लीस्ट टाइप है इसके अंदर पेरिट्राइकस या परिकशाभिकी। इस प्रकार के बैक्टीरियल सेल्स में क्या होता है कि जो फ्लैजिला होते हैं या जो कशाभिकाएं होते हैं वो कंप्लीट बॉडी पे उपस्थित होते हैं, और यह पक्षमा भी संरचना जैसा दिखाई देता है। तो
पेरिट्राइकस क्या होगा कि इस प्रकार के बैक्टीरिया में कशाभिकाएं जीवाणु की संपूर्ण सतह पर उपस्थित होती है और पक्षमाभी रूप में दिखाई देती है और ये मोटाइल प्रकृति के होते हैं। और इसका एग्जाम्पल है ई कोलाई, इस्चीरिया कोलाई इसका एग्जाम्पल है। और इसके साथ ही आपके कशाभिका खत्म होती है और नेक्स्ट में हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे। थैंक यू।